आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले से यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया मैं, मतलब पेपर। फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है एसएससी जीडी के लिए। यहाँ पर आप उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो कुछ भी नया मिले उसे लिख लीजिएगा। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि ये वाली प्रॉब्लम जो है एक्चुअल में हुई है। जो क्वेश्चन हो उसको जो है आपको कमेंट में लिखकर बताना। आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? इनमें से कौन है जो मौलिक जो अधिकार है इन पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है? यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है का अर्थ होता है आपका कि अगर उचित लगता है, अगर लगता है कि समाज में किसी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाकर समाज का भला किया जा सकता है या देश हित में वह करना आवश्यक है, तो उसको किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद, संसद, जनता या मंत्रिमंडल। हु कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल पर रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये लगा सकती है आपकी संसद। कौन लगा सकती है? संसद इसे लगा सकती है, ये याद रखिएगा। साथ में याद रखिएगा जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये आपके पार्ट 3 में, इनको हमने यूएसए से लिया है। आपके आर्टिकल 12 से 35 के बीच में ये हैं, तो ये याद रखिएगा। पहले जब मूल संविधान था तो मूल संविधान में, किसमें? मूल संविधान में जो है इनकी संख्या थी 7, लेकिन इनमें से एक संपत्ति का अधिकार, इनमें से एक संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया गया है। किसके चलते? 44वें संविधान संशोधन 1976 के चलते। 44वें संविधान 1976 के चलते जो है इसको हटा दिया गया। जब हटा दिया तो टोटल कितने बचे? हटा देने के बाद जो टोटल संख्या बची है मौलिक अधिकारों की वो है 6। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल कितनी है, तो ये हो जाएगी आपकी 6। पहला है आपका समता का अधिकार, ठीक है। दूसरा है आपका वाक स्वतंत्रता, ठीक है। तीसरा है आपका जीवन का अधिकार, ठीक। चौथा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। पांचवा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता और छठा हो जाएगा आपका अल्पसंख्यकों के हित। अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित, किससे? अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित। तो ये याद रखिएगा, ये टोटल कितने? ये टोटल 6 जो अभी मौलिक अधिकार हैं वो वर्तमान में हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोडियार राजवंश का शासन था? इनमें से जो बोडियार राजवंश है इसका शासन इनमें से किस एक पर था? पटना में था, मैसूर में था, जबलपुर में था या गुवाहाटी में था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर रूल्ड बाय द बोडियार डायनेस्टी? जो बोडियार डायनेस्टी है उसके द्वारा इनमें से कौन सा एक है
मतलब इनमें से कौन से स्थान पर बोडिया डायनेस्टी के द्वारा शासन किया गया था? बोडिया डायनेस्टी ने शासन किया है मैसूर में। और इसके बाद किसने शासन किया है? इनके बाद जो बोडियार है, इनके बाद जो है कौन मैसूर पर शासन किया है वो आपसे पूछ रहा है। इनके बाद किसने मैसूर पर शासन किया है वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? इनमें से वो जैन विद्वान कौन है जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? प्रेमचंद्र हो गए आपके, हरिविजय हो गए, वस्तुपाल हो गए, भद्रबाहु हो गए। हु वाज द फेमस जैन स्कॉलर हुम अकबर हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर? अगर मैं भद्रबाहु की बात करूं तो यह चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके समय में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इनसे प्रभावित होकर कर्नाटक चले गए थे और वहीं पर जो है संलेखना पद्धति वहीं पर जो है संलेखना पद्धति जो है जिसके चलते जो है क्या हो गया था, जिसके चलते इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त जीवन के अंतिम समय में जैन हो गए थे। क्या हो गए थे? जैन हो गए थे, ये याद रखिएगा। भद्रबाहु जो है ये दिगंबर, जो दिगंबर शाखा है ना, इसके संस्थापक हैं। जैन धर्म दो शाखाओं में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। जो नग्न रहते थे वो दिगंबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो थे श्वेतांबर। तो दिगंबर के हैं आपके भद्रबाहु, श्वेतांबर के हैं आपके स्थूलभद्र। श्वेतांबर के कौन है? श्वेतांबर के हो जाएंगे आपके स्थूलभद्र। कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके स्थूलभद्र, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी और हाइड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो झीलों का अध्ययन है उसको कहते क्या है? लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी और आपका हाइड्रोलॉजी। अगर मैं आपकी बात करूं किसकी? झीलों के अध्ययन की, तो याद रखिएगा जो झीलों का अध्ययन है, एक मिनट आंसर रहेगा ना इसका। हाँ, जैन विद्वान कौन थे जो अकबर के समय में थे? उनका नाम है हरिविजय। कौन थे? ये हो जाएंगे हरिविजय, ये याद रखना। चलो अकबर पे आएगा तो फिर से देख लेते हैं। अकबर जो है इसको गद्दी मिली थी 1556 में। इसको गद्दी कब मिली थी? इसको गद्दी मिली है आपका 1556 में, ये याद रखना। कब मिली है? 1556 में। अगर झीलों के अध्ययन की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? झीलों का अध्ययन जो है ये हो जाएगा आपका लिम्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? झीलों का जो अध्ययन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लिम्नोलॉजी, तो ये याद रखिएगा। ठीक। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे होती है? उबलते हुए पानी से, गर्म पानी से, भाप से या पिघलती हुई प्लावी बर्फ से? है ना, पूछ रहा है अधिक जलन। जैसे मान लो आप जल जाते हैं तो जलने पर सबसे अधिक जलन या चेतन इनमें से किसके द्वारा होगी? मेल्टिंग फ्लोटिंग आइस। ठीक, बताओ जरा क्या हो जाएगा? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप या पिघलती हुई प्लावी बर्फ। मतलब वो पानी पर तैर रही बर्फ जो पिघल रही है धीरे धीरे, उससे किससे जलन सबसे अधिक होगी? तो अगर बात की जाए जलन की, जैसे अगर आप जल जाते हैं तो इनमें से कौन सा एक है जिससे जलन सबसे अधिक होगी? तो वो हो जाएगा आपका भाप। जब आप स्टीम या भाप से जब जलते हैं तो जलन ज्यादा होती है ना, उसका प्रभाव जो बॉडी पर है वो ज्यादा पड़ता है किसी और के मुकाबले। ठीक। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डेवी, डायमलेर, डीजल और चार्ल्स। हु इन्वेंटेड द गैस इंजन? डेवी, डायमलेर, डीजल और चार्ल्स। गैस इंजन का आविष्कार जो है ये इनमें से किया किसने था? कौन एक है जिसने जो है गैस इंजन का आविष्कार किया है? तो याद रखिएगा जो गैस इंजन है इसका आविष्कार किया है डायमलेर ने। किसने? गैस इंजन जो है इसका आविष्कार किया है डायमलेर ने, तो ये याद रखिएगा। ठीक। अच्छा, हाँ, डीजल इंजन का आविष्कार किया है शायद, एक मिनट, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया जरा बताओगे? पता नहीं कुछ रुडोल्फ करके नाम है उनका, सरनेम में शायद डीजल है, पर कंफर्म नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं एक बार इसे ढूंढिएगा कौन है। ठीक। अच्छा, आगे। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का और माल्टोज का। ग्रेन इज अ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। जो अन्न है, जो ग्रेन है, ये एक समृद्ध सोर्स है किसका? मतलब इनमें से कौन सी एक चीज है जो सबसे अधिक मिलेगी आपको किस पर? अगर आप जो है
अन्न का सेवन करते हैं या जो ग्रेन है उसका सेवन करते हैं। तो याद रखना जो ग्रेन है ये समृद्ध सोर्स है स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। ठीक। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज के मेमोरी साइज में या 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं पूछ रहा है कि सॉरी सीव है ये, है ना, साइली लिखा हुआ है, मेमोरी सीव। बेसिकली देखो ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, पूछ ये रहा है कि 1 गीगाबाइट में कितने एमबी होंगे। एक जो गीगाबाइट है उसमें कितने एमबी होंगे। 1012, 32, 64, 1024। इन द मेमोरी सीव ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज हाउ मेनी मेगाबाइट आर देयर इन गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं वो आपसे पूछ रहा है। अगर मैं गीगाबाइट की बात करूं तो 1 गीगाबाइट में होते हैं आपके 1024 एमबी, 1024 मेगाबाइट। 1 एमबी में कितने केबी होते हैं तो याद रखना 1024 केबी। 1 केबी में कितने बाइट होते हैं तो याद रखना 8 बाइट। कितने? 8 बाइट होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक। एक 1024 बाइट होते हैं शायद, नहीं, और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ये 1024 है। ठीक है। 1 बाइट में कितने होते हैं? 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं। 1 जीबी में 1024 जीबी होते हैं। वहीं 1 टीबी इसमें 1024 जीबी होते हैं। क्या होते हैं? 1024 जीबी इसमें होते हैं, ये याद रखना। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन, पेप्सिन, रेजिन और सिट्रेट। द एंजाइम दैट कोगुलेटेड मिल्क इनटू कर्ड इज। दूध को दही में स्कंदित करने वाला, कोगुलेट करने वाला एंजाइम कौन सा है? क्वेश्चन है आपका 9। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रेनिन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेनिन। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। आगे, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया? इनमें से कौन सा पर्वत है जिसका नाम बाइबल रखा है यूरोप के लोगों ने? बटालेगला, गोंगला, हंस सगिरिया और नमुनकुला। विच माउंटेन ऑफ श्रीलंका हैज बीन नेम्ड बाइबल रॉक बाय द यूरोपियंस। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा है? यूरोप के लोगों के द्वारा जो श्रीलंका का एक पर्वत है जिसका नाम उन्होंने बाइबल रॉक रखा है। विच माउंटेन ऑफ श्रीलंका हैज बीन नेम्ड बाइबल रॉक बाय द यूरोपियंस, है ना? कौन सा एक हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये है आपका बटालेगला। क्या नाम है इसका? नाम है आपका बटालेगला। तो ये याद रखना। क्या? बटालेगला। आगे, यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे कहा जाएगा। यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? जैसे आपकी जो इनकम है पहले कम थी तो टैक्स जो है वो भी कम था, पर इनकम फिर आपकी बढ़ गई तो टैक्स भी बढ़ गया। तो ये क्या कहलाता है? समानुपातिक कर, आरोही कर, एकमुश्त कर या अवरोही कर। इफ द रेट टैक्स इंक्रीजेस एट अ हायर लेवल ऑफ इनकम इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स, असेंडिंग, लंप सम और आपका डिसेंडिंग। यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इस तरह के जो टैक्स है, इस तरह का जो कर है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाएगा आपका आरोही कर। क्या कहेंगे? इसे कहा जाएगा आपका आरोही कर। ये याद रखना। ठीक है। जल के बीओडी मान बताते हैं। जैसे मान लो कोई जल है, उसमें जो बीओडी होता है ये क्या बताता है? कार्बनिक कचरे की मात्रा बताता है, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण में प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है, जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा को बताता है। जल में जो बीओडी है ये क्या बताता है? जल में जो बीओडी है ये क्या बताता है? तो याद रखना ये बताता है जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। कहने का मतलब ये है जैसे मान लो कोई पॉन्ड है ना, इसमें जो जीव रह रहे हैं, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो जीव है, मछली वगैरह या इस तरह के जीव है,
इन सब के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कितनी चाहिए, इन सबको ऑक्सीजन की मात्रा कितनी चाहिए वो बीओडी बताता है। इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? कहा जाता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये याद रखिएगा, ठीक। आगे, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए पहला शासक जो उत्तरदायी था, बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव। हु वाज द फर्स्ट रूलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध? पूछ रहा है मगध के उत्थान के लिए कौन सा पहला शासक है जो उत्तरदायी है? पहला शासक जो इसके लिए उत्तरदायी है वो हो जाएगा आपका बिंबिसार। कौन सा? वो हो जाएगा आपका बिंबिसार। बिंबिसार ने ही सबसे पहले मगध का विस्तार करना प्रारंभ किया था। ये जो मगध है इसका विस्तार प्रारंभ किया था, मतलब महत्वाकांक्षी शासक था, तो इसने जो इसकी सीमा है ना वो बढ़ाना प्रारंभ किया था। बिंबिसार ही हर्यक वंश का संस्थापक है। क्या है? हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, ये आपको याद रखना है। पहला शासक जो उत्तरदायी है ये हो जाएगा आपका बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, उदयन ने की हत्या अजातशत्रु की। इसीलिए इन्हें बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है पितृहत्या। इसीलिए इन्हें बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? इन्हें बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है पितृहत्या। ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और जो आपको यहां याद रखनी है, और वो क्या है? वो ये बिंबिसार और अजातशत्रु इनके समकालीन जब ये राजा थे, इनके समकालीन मतलब जब ये राजा थे तब जो है महात्मा बुद्ध इनके समकालीन थे। जो महात्मा बुद्ध हैं ये इनके समकालीन थे। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उसके तुरंत बाद, यानी तुरंत 1 साल बाद, अजातशत्रु ने जो है पहली बौद्ध संगति बुलाई थी। ये याद रखना। उदयन वह व्यक्ति है जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बसाया था। पाटलिपुत्र को जो है राजधानी जो है बसाया था। इससे पूर्व जो राजधानी थी वो थी राजगृह या राजगीर, है ना, या गिरिब्रज, ठीक। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? 1810 हैरी स्मिथ, 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ और 1837 जेम्स प्रिंसिप। Who among the following explained the meaning of Ashoka's inscriptions for the first time and when? निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया है? तो याद रखना, इन्होंने जो अर्थ स्पष्ट किया है वो है आपका 1837 जेम्स प्रिंसिप ने। किसने? जेम्स प्रिंसिप ने जो है ये किया है, तो ये याद रखना। आगे, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? इनमें से कौन सा देश है जिसके संविधान से जो है हमने ये जो न्याय धारणा या जुडिशियल रिव्यू है इसको लिया है? द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? अगर मैं न्यायिक समीक्षा की बात करूं तो ये लिया है हमने यूएसए से। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट भी लिया है, ठीक है। यहां से हमने जो है आपका जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है इनके पद और इन पर महाभियोग जो चलाया जाता वो लिया है हमने। जो है स्वतंत्र न्यायपालिका, ये हमने इसी से ली है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो हमने किससे लिया है? यूएसए से ली है। जुडिशियल रिव्यू तो हमने इससे लिया ही है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। इंग्लैंड से लिया हमने संसदीय व्यवस्था। क्या लिया? संसदीय व्यवस्था ली है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ली है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है वो भी हमने इसी से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने समवर्ती सूची और व्यापार उपागम की जो स्वतंत्रता है ना वो। कनाडा से लिया है हमने सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघ की अवधारणा। क्या? सशक्त केंद्र के साथ संघ की अवधारणा जो है वो हमने कहां से ली है? वो हमने कनाडा से ली, ठीक। कहां से ली है? कनाडा से हमने लिया है, तो ये याद रखना।
सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई है? सल्तनत काल में इनमें से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई है? चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स फ्लोरिश्ड द मोस्ट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? पेंटिंग, आर्किटेक्चर, डांस आर्ट और म्यूजिकल आर्ट। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सबसे अधिक हुई है? अगर मैं सल्तनत काल की बात करूं तो वहां पर जो उन्नति है वो सबसे अधिक हुई है स्थापत्य कला की। किसकी? स्थापत्य कला की जो उन्नति है वो सबसे अधिक हुई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? ये भारत का गवर्नर जनरल था। जब ये वापस लौट के जो है गया था कहां पर? इंग्लैंड। तो वहां पर जो है इस पर क्या लगाया गया? वहां इस पर जो है महाभियोग लगाया गया था। वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, बेलेजली और विलियम बेंटिक। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज इम्पीच्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ इंग्लैंड? तो याद रखना ये हो जाएगा आपका हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, बेलेजली और आपका विलियम बेंटिक। दो बार हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। किस पर? वारेन हेस्टिंग। बाद में जो है इसका अब इस पर जो अभियोग था ना उसमें ये निर्दोष साबित हुआ है ना, तो इसे छोड़ दिया गया। इसके बाद ये वापस भारत आया था और फिर वापस गया, जाके फिर शायद इसने आत्महत्या कर ली थी, कंफर्म नहीं है। किसी एक गवर्नर जनरल ने तो हत्या की थी, शायद इसी ने आत्महत्या की हो, शायद कह नहीं सकता, कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको लिखना मत, है ना। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य है जो नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन? इनमें से कौन सा नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्मदा नदी बेसिन? इनमें से कौन सा एक है जहां से नर्मदा नहीं बहती? तो याद रखना जो राजस्थान है यहां से नर्मदा नहीं बहती। जो राजस्थान है, राजस्थान से नर्मदा जो है ये नहीं बहती है। मध्य प्रदेश से बहती है, महाराष्ट्र से बहती है, गुजरात से बहती है। इवन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात, इसकी तो जीवन रेखा है, ये इसकी जीवन रेखा है नर्मदा नदी, ये याद रखना। ठीक। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है वो पूछ रहा। ठीक है, रेगर, बंगर, कल्लर, खादर। लोनी एंड एल्कलाइन सॉइल हैज अनदर नेम इन इंडिया। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है और वो क्या है? वो हो जाएगा आपका सी यानी कि कल्लर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी यानी कि कल्लर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रखना है मतलब रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देख लिया, पढ़ लिया, सुन के आगे बढ़ गए, नहीं, याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन किस अवधि के लिए होता है? मतलब जो भी राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा वो कितनी अवधि के लिए चुना जाएगा? 2, 4, 5 और 6। फॉर हाउ लॉन्ग इज द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा हेल्ड? देखो पहले तो 5 वर्ष था, लेकिन 1976 में लोकसभा जो है इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। इसे तो बाद में हटा दिया गया, इसे एज इट इज रखा गया, यानी कि ये 6 वर्ष 1976 से है। 1976 के बाद से ये 6 वर्ष की ही है। 1976 के बाद से ये 6 वर्ष की ही है, तो ये याद रखना, ठीक। आगे, धर्मराज रथ स्मारक कहां स्थित है? खजुराहो में, सुचिंद्रम में, महाबलीपुरम में, कांचीपुरम में। वेयर इज धर्मराज रथ मेमोरियल लोकेटेड? खजुराहो, सुचिंद्रम, महाबलीपुरम और कांचीपुरम। धर्मराज रथ स्मारक जो है वो इनमें से कहां पर है? देखो धर्मराज रथ जो है यह बनवाया है नरसिंह वर्मन। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है यह बनवाया है। इसी का युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से, है ना, और पुलकेशिन द्वितीय को इसने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय की इसी युद्ध में मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद बातापी कोंड, बातापी कोंड की उपाधि ली थी किसने? बातापी कोंड की उपाधि ली थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, हर्षवर्धन से। किससे? हर्षवर्धन थे। और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर जो है हराया था। और इस हार का जो जिक्र है यह मिलता है आपका CU की, जो कि किसकी है? जो कि पुस्तक है ह्वेन सांग की। और एक आपका
ऐहोल प्रशस्ति। क्या? ऐहोल प्रशस्ति, जो कि लिखी है किसने? रवि कीर्ति ने। किसने? जो कि लिखी है रवि कीर्ति ने। ठीक है कहां पर? ये महाबलीपुरम में। आगे देखो, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है या जिसके आधार पर वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा आपका आर्टिकल 360। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के आधार पर वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। आपातकाल की 3 अवधारणाएं हैं हमारे पास, और इनमें से एक है आपकी 352, जिसमें है आपकी नेशनल इमरजेंसी। क्या है? जिसमें है आपकी नेशनल इमरजेंसी, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। एक हो जाएगा आपका 356, जो कि है आपकी स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, जिसको आप प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। क्या? जिसको आप प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और तीसरा है आपका आर्टिकल 360 के तहत, जिसको आप जो है वित्तीय आपातकाल भी कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप वित्तीय आपातकाल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवाएं दी थी? इनमें से कौन सा एक है जिसके अधीन जो है टोडरमल जो है उसने सेवाएं दी थी? देखो, टोडरमल जो है ये लेके आया था आईने दहसाला, है ना? क्या लेकर आया था? आईने दहसाला, जिसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, जो कि 1580 में लेकर आया था और अकबर ने इसे लागू किया था। किसने? अकबर ने इसे लागू किया था। लेकिन अकबर से पहले यह शेरशाह के दरबार में काम करता था। अकबर से पहले यह शेरशाह के दरबार में था, नाम था इसका टोडरमल। ठीक। आगे, भारत के उपराष्ट्रपति को निम्न में से किसके द्वारा चुना जाता है? इनमें से क्या है या कौन है जिसके द्वारा भारत का उपराष्ट्रपति जो है उसको चुना जाता है ना? संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत के उपराष्ट्रपति को इनमें से कौन चुनता है? देखो, निर्वाचक मंडल, ये या चुनाव की मैं बात करूं उपराष्ट्रपति की, तो ये आर्टिकल 66 में, किसमें? आर्टिकल 66 में, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, इसके दोनों नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों ही मेंबर जो हैं भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना भाई। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो इसका जो निर्वाचक मंडल है उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड, यानी कि वो मेंबर जिसको जनता ने चुना हो, ना कि वो मेंबर जिसको किसी ने भी चुन के रख दिया हो या अप्रत्यक्ष रूप से चुन किया गया हो, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनेटेड, है ना? वो नहीं। इलेक्टेड यानी कि जिसको जनता ने डायरेक्ट चुना हो। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन? जैसे लोकसभा, सॉरी, हाँ चलो, जैसे लोकसभा के मेंबर, ठीक है, जैसे आपके राज्यसभा के मेंबर, जैसे आपके लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट असेंबली होती है ना, स्टेट असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर, स्टेट असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर। ठीक है। इसके अलावा जो पुडुचेरी है, केंद्रीय शासन, यूटी, पुडुचेरी और दिल्ली, पुडुचेरी और दिल्ली, इसके भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्योंकि यहां पर भी विधानसभाएं हैं, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं। एक भी मनोनीत व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के तहत है वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है। आगे, भारत के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? भारत का जो सिपाही विद्रोह है इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसको, जो सिपाही विद्रोह है, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ये किसने कहा है? ये कहा है बीडी सावरकर ने। किसने कहा है? ये कहा है बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, ये याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो सिपाही विद्रोह है ये हुआ है 1857 में।
इसके तात्कालिक बहुत से कारण थे, लेकिन इनमें से एक जो बड़ा और तात्कालिक कारण माना जाता है, यह माना जाता है अवध का विलय। क्या माना जाता है? अवध का विलय जो है इसका तात्कालिक और बड़ा कारण माना जाता है। अगर मैं अवध के विलय की बात करूं तो यह 1856 में किया गया था, और वहीं अगर मैं बात करता हूं तो किस आधार पर किया गया है? कुप्रशासन के आधार पर। किसके? कुप्रशासन के आधार पर जो है इसका जो एक तरह से कहता हूं मैं, या जिसे कह सकते हैं विलय अवध का, वो किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है क्लास तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। पेन पेपर लेकर बैठिए। साथ में याद रखिएगा आप सभी के लिए है फौजी बैच। क्या है? आप सभी के लिए है फौजी बैच 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है। लाइव क्लास, क्लास नोट, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन यहां पर आपको मिलेंगे। याद रखना ये बैच लाइव है आप लोगों के लिए। क्लासेस एकदम बेसिक से है। ऑफर सीमित समय के लिए है, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्पेशल बैच है आपका बिहार एसएससी 2023 के लिए। सिपाही बैच है आपका यूपी पुलिस के लिए। राजधानी बैच है आपका दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक, तो ये याद रखिएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के और कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, तो इस क्लास के साथ जुड़िएगा। साथ में ये कुछ लिंक है, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया है, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है। कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यहीं शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहीं प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक। इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। पेन पेपर लेकर बैठिए, जो कुछ भी नया मिले उसे लिखिए। जब तक आप इसे लिखेंगे नहीं, आप इसे अपने एग्जाम तक लेकर नहीं जा पाएंगे। तो इसे लिखिए और इसे अपने एग्जाम तक लेकर जाइए। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।